हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हडिया एजुकेशन। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए जो है आरसीसी सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट करने वाला हूं, जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। और कई बच्चों ने जो है ये मांग की थी कि सर नया सेशन वाला जो सब्जेक्ट है उसको आप स्टार्ट करिए, जो है जिससे कि हम जो है जैसे ही एग्ज़ाम देकर आएँ तो जो है वो जो है लर्निंग स्टार्ट कर दें। तो आइए जो है देखते हैं कि आरसीसी क्या होता है, ठीक है, और आरसीसी में क्या क्या चीज़ें। तो आरसीसी जो सब्जेक्ट है वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है उसको हम पढ़ने के बाद आप लोगों को पता चलेगा। तो आइए जानते हैं कि आरसीटी क्या होता है। देखिए, पहले आरसीसी को हम पहले आरसीटी के नाम से जानते थे, जिसको हम रेनिफोर्समेंट कंक्रीट टेक्नोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेनिफोर्समेंट कंक्रीट टेक्नोलॉजी के नाम से, रेनिफोर्समेंट कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, जिसको हम आरसीसी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अर्थात इसको जो है इसका नाम बदलकर आरसीसी कर दिया गया है, अर्थात रेनिफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, जिसे हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं? आरसीसी कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने जान गया। अब देखिए होता क्या है, इसको जो है हिंदी में अगर कहा जाए तो प्रबलित सीमेंट कंक्रीट कहा जाता है। प्रबलित सीमेंट कंक्रीट। देखिए आरसीसी जो है वो किन पदार्थों से मिलकर बना है? तो ये दो मटेरियलों से मिलकर बना हुआ आरसीसी जो है वो हमारा कंक्रीट और जो है रेनिफोर्स अर्थात कंक्रीट और किससे? प्रबलन से मिलकर जो है वो किससे क्या बना है? आरसीसी बना है। कंक्रीट को आप जानते ही, कंक्रीट में आपको जो है आपने सीटी में पढ़ रखा है, आप सभी लोग जो है वो सीटी में आपने पढ़ रखा है कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी क्या होती है, जिसमें आपने कंक्रीट के सारे कंक्रीट के बारे में जाना है। कंक्रीट में क्या क्या चीज़ें होती हैं आपको पता होगा कि कंक्रीट में जो है वो हमारा सीमेंट होता है, जिसको हम बाइंडिंग मटेरियल के नाम से जानते हैं। दूसरा क्या होता है आपका? सैंड होता है, या आप कह सकते हैं एग्रीगेट। क्या होता है? एग्रीगेट होता है हमारा। और क्या होता है? वाटर होता है, और आपका एड मिक्सचर होता है। तो इतने पदार्थों से मिलकर क्या है हमारा कंक्रीट जो है वो तैयार हुआ होता है, जिसमें सीमेंट, एग्रीगेट, वाटर और एड मिक्सचर, ये सारी चीजें होता है। ठीक है, तो अब जो है आपका, तो इसमें हमने क्या किया? आरसीसी में जब हम क्या करते हैं डक्टाइल मटेरियल के रूप में, तन्य पदार्थ के रूप में हम क्या करते हैं? प्रबलन का प्रयोग करते हैं। हुआ क्या, पहले आप समझिए कि यदि हमने केवल सादा कंक्रीट, हमने केवल सिंपल कंक्रीट से, सादा कंक्रीट से हमने क्या किया? एक बीम बनाया। इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक सादे कंक्रीट से हम क्या करते हैं? बीम बनाते हैं। और उस बीम पर जब हम क्या करते हैं? डब्ल्यू लोड लगाते हैं। कौन सा लोड? डब्ल्यू भार हम जब लगाते हैं, इस पर लोड लगने के कारण क्या होता है? बीम में जो है इस तरीके से डिफॉर्मेशन होता है। डिफॉर्मेशन अर्थात आप कह सकते हैं बेंडिंग होता है। और इस बेंडिंग के कारण दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं, दो कंडीशन उत्पन्न होते हैं इसमें, जिसमें आपका होता है कंप्रेसिव और जो है दूसरी स्थिति कौन सी उत्पन्न होती है? टेंशन की। तो दो चीजें होती हैं, एक कंप्रेसिव जोन होता है और दूसरा आपका टेंशन जोन होता है, अर्थात संपीड़न क्षेत्र और तनन क्षेत्र। इन दोनों को जो है जो लाइन अलग करती है, अर्थात इसी के अंदर जो है आपको कंप्रेसिव क्षेत्र और
तनन क्षेत्र दोनों मिल जाता है। तो जो लाइन क्या करती है, संपीड़न तथा त्वरण दोनों क्षेत्र को अलग करती है, उसको हम न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रल एक्सिस, या आप कह सकते हैं कि जो है इसको न्यूट्रल एक्सिस के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। तो ये क्या कर रही है, न्यूट्रल एक्सिस कंप्रेसिव और तनन क्षेत्र को अलग कर रही है। तो जब हमने सादा सीमेंट कंक्रीट से जब हमने ये बीम बनाई और बीम पर जब लोड लगाया तो हमने ये देखा कि कंप्रेसिव और टेंशन में क्या हो गया, हमारी जो है बीम वो स्थिति में क्या हुआ कि कंप्रेसिव लोड को आसानी से बियर कर जा रही है, माने संपीड़न भार को आसानी से हमारी कंक्रीट जो है वो सहन कर ले रही है। जबकि तनन क्षेत्र में क्या हो गया, तनन क्षेत्र में हमारी जो है बीम वो फेल हो जा रही थी। क्या हो जा रही थी? फेल हो जा रही थी। तो जब फेल हो जा रही थी माने दरारें उत्पन्न हो जा रही थी, फट जा रही थी, तो हमने किया क्या, हमने जो है इस फेलियर कंडीशन को, इस दोष को दूर करने के लिए हमने उसमें क्या किया, प्रबलन किया, अर्थात हमने उसमें डक्टाइल मटेरियल का प्रयोग किया। अब डक्टाइल मटेरियल में अर्थात आप कह सकते हैं धातु अर्थात मेटल के रूप में हम किसी भी चीज़ को यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सिल्वर भी डक्टाइल मटेरियल है, जो है गोल्ड भी डक्टाइल मटेरियल है, एल्युमिनियम भी डक्टाइल मटेरियल है, और माइल्ड स्टील भी डक्टाइल, इस तरीके से कई मटेरियल हैं जो डक्टाइल मटेरियल है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन सभी का जो है यहाँ पर यूज करके इस दोष को दूर कर सकते हैं। तो आप सिंपल तरीके से अगर कोई से पूछता है आपसे कि आरसीसी किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि यदि सादा सीमेंट कंक्रीट में यदि किसी भी प्रकार के तन्य पदार्थ को अगर हम डाल देते हैं तो वह हमारा क्या कहलाता है, आरसीसी कहलाता है। क्यों? क्योंकि आरसीसी में वह गुण आ जाता है जो संपीड़न और तनन दोनों भार को क्या कर सकता है, सहन कर सकता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, आइए समझते हैं कि कंक्रीट क्या होता है। यहां पर देखिए, अगर हम कंक्रीट की बात की जाए, सबसे पहले हम कंक्रीट को समझेंगे और फिर रेनिफोर्समेंट में हम क्या करते हैं, जो है स्टील, माइल्ड स्टील का प्रयोग करते हैं। क्यों ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमने आपको बताया अभी कि गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम ये सारे क्या हैं, तन्य पदार्थ हैं, तो इनका प्रयोग क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कास्टली होते हैं। क्या होते हैं? कास्टली, बहुत ही महंगे होते हैं, इसलिए हम इनका प्रयोग नहीं करते हैं। जबकि माइल्ड स्टील क्या होता है, वो सस्ता होता है, माने लोह इस्पात जो होता है वो आसानी से हमको जो है बाजार में उपलब्ध होता है, उसकी मात्रा भी अधिक उपस्थित होती है और वो सस्ते में मिल जाता है। ठीक है, तो वो जो है इस दोष को फुलफिल करने के लिए जो है हम उसका प्रयोग करते हैं। दूसरा रीजन ये है कि जो कंक्रीट की थर्मल एक्सपेंशन है अर्थात तापीय प्रसार गुणांक है, और जो इस्पात का जो तापीय प्रसार गुणांक है, दोनों का तापीय प्रसार गुणांक क्या है, लगभग समान है। आइए देखते हैं कि पहला पॉइंट अगर आपको ये नोट करना है तो आप कर सकते हैं कि कंक्रीट का जो थर्मल एक्सपेंशन होता है, कंक्रीट का जो थर्मल एक्सपेंशन होता है वो कितना होता है, वो आपका होता है 9.9 इंटू 10 के पावर -6 पर सेल्सियस होता है। और जो स्टील का होता है, जो स्टील का आपका थर्मल एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है आपका 1.1 इंटू 10 के पावर -6 पर सेल्सियस होता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कंक्रीट का थर्मल एक्सपेंशन है वो 9.9 इंटू 10 के पावर -6 है, और जो स्टील का थर्मल एक्सपेंशन है 1.1 इंटू 10 के पावर -6 है। वहीं अगर एल्युमिनियम की बात की जाए तो एल्युमिनियम की कितनी होती है, आपका होता है 23 इंटू 10 के पावर -6 पर सेल्सियस होता है। और यही कापर की बात की जाए तो कापर जो होता है वो कितना होता है 19 इंटू 10 के पावर -6 पर सेल्सियस होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें और इसमें जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि कंक्रीट और स्टील में आप देख रहे हैं तो इसका डिफरेंस बहुत कम है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, जो है यहाँ पर हम कंक्रीट की जो है स्टील में, कंक्रीट में हम किसका प्रयोग करते हैं, स्टील का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि स्टील का प्रयोग हम क्यों करते हैं। तो पहला रीजन हमने बताया कि अन्य मटेरियल क्या होते हैं, अधिक कास्टली होते हैं, इसलिए हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, और दूसरा आपका होता है थर्मल एक्सपेंशन का रीजन, आप कह सकते हैं तापीय प्रसार गुणांक का, जिसमें क्या होता है स्टील और कंक्रीट का लगभग तापीय प्रसार गुणांक क्या होता है, समान होने की वजह से हम क्या करते हैं, स्टील का प्रयोग करते हैं।
उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं, जिसमें हम कंक्रीट के बारे में जानते हैं कि कंक्रीट में जो है आरसीसी को हम कि कंक्रीट में कौन कौन से गुणकों में समझना है। हमने देखा कि जो है हमारी जो आरसीसी है वो कंक्रीट तथा जो है रेनिफोर्समेंट मिलकर बना था। तो दोनों जब कंक्रीट और रेनिफोर्समेंट से मिलकर बना था तो उसमें हम देखते हैं कि कंक्रीट के बारे में समझते हैं कि कंक्रीट में कौन कौन से गुण होते हैं। तो कंक्रीट जो होता है, हमने आपको बताया कि अभी यहाँ पर जो है जब हम किसी बीम पर लोड लगाते हैं तो उस लोड के कारण क्या होता है, जब हम डब्ल्यू लोड इस पर लगाते हैं तो इस लोड के कारण क्या होता है कि इसमें कंप्रेसिव और टेंशन जोन उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर जो टेंशन में हमारी बीम क्या हो रही थी, फेल हो रही थी। इसी वजह से हमने क्या किया था, उसमें रेनिफोर्समेंट प्रोवाइड किया था। तो जब टेंशन में रेनिफोर्समेंट जो है फेल हो रही थी, इसका मतलब ये है कि कंक्रीट जो हमारी सादा कंक्रीट होती है वो कंप्रेसिव लोड को बियर करती है और टेंशन लोड को बियर नहीं करती है। तो यहाँ से हमको एक पॉइंट मिल गया, इसको आप लिखेंगे, नोट कर लेंगे कि कंप्रेसिव कंक्रीट जो होती है, कंक्रीट संपीड़न भार को सहन करती है, संपीड़न भार को सहन करती है, या उसकी संपीड़न सामर्थ्य अधिक होती है, आप कह सकते हैं सहन करती है। तो कंक्रीट जो है, दूसरा पॉइंट हमने आपको बताया कि कंक्रीट जो है यहाँ पर क्या है, तनन में कमजोर है। तो आप लिख सकते हैं कि जो हमारी कंक्रीट होती है वो उसकी तनन सामर्थ्य, अर्थात कह सकते हैं तनन भार जो है वह संपीड़न भार के 1/10 से 1/15 भाग को सहन करती है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी तनन सामर्थ्य है, कंक्रीट जो है तनन सामर्थ्य सहन करने की जो क्षमता है वो संपीड़न सामर्थ्य के 1/10 से 1/15 के बीच होता है। अर्थात आप देख रहे हैं कि जो हमारी कंक्रीट है वो तनन सामर्थ्य को बहुत कम ग्रहण कर रही है, जबकि संपीड़न सामर्थ्य को बहुत अधिक ग्रहण कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि वो क्या है, हम एक प्रकार से मान लेंगे कि जो है कंक्रीट हमारी तनन सामर्थ्य को बियर नहीं कर पाती है। ठीक है, और अगला पॉइंट क्या, जो हमारी संपीड़न सामर्थ्य है, जो कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य होती है वो निकाली कैसे जाती है, जिसको हम अभिलाक्षणिक सामर्थ्य भी कहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें क्या करना है, एक क्यूब तैयार करना है, कंक्रीट का एक क्यूब तैयार करना है। तो ये हम क्या करते हैं, उसकी साइज जो होगी वो 150 mm की होगी। कितनी की होगी, 150 mm का हम क्या करेंगे, क्यूब तैयार करेंगे कंक्रीट का। उसमें क्या करेंगे, 1:3 के अनुपात में हम क्या होगा, रेशियो होगा, माने एक जो है, एक कह सकते हैं एक सीमेंट होगा, किसी भी अगर बर्तन से आप मानते हैं तो 1 भाग सीमेंट होगा और 3 भाग क्या होगा, बालू होगा। उसी से हम क्या करेंगे, उसी के मिश्रण से हम क्या करेंगे, 150 mm का क्यूब तैयार करेंगे। और इस क्यूब पर हम क्या करेंगे, 28 दिन के लिए हम क्या करेंगे, जो है सामर्थ्य ग्रहण करने के लिए छोड़ देंगे। उसकी तराई वगैरह आपको करते रहना है। 28 दिन के बाद हम जैसे ही जो क्यूब हमारा मिलेगा उस क्यूब को हम करेंगे क्या, उस क्यूब पे हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लगाएंगे, कंप्रेसिव मशीन पे हम क्या करेंगे, रखेंगे। और जैसे ही कंप्रेसिव लोड प्रोवाइड करेंगे तो वो क्रैश हो जाएगा। जब क्यूब जिस पॉइंट पर ये क्रैश होता है उसकी रीडिंग को हम नोट कर लेंगे, और वही रीडिंग जो हमको मिली है वही क्या हो जाएगी, इस कंक्रीट की सामर्थ्य हो जाएगी। तो जो कंक्रीट की सामर्थ्य होगी उसी को हम क्या कहते हैं, अर्थात अभिलाक्षणिक सामर्थ्य कहते हैं। इस तरीके से आपको 100 क्यूब लेने हैं और 100 का टेस्ट करके उसका एवरेज मान निकालना है। अगर 100 में से 95% क्यूब जो है वो आपके उस सामर्थ्य पे, जो ग्रेड की हमने जो है इसमें प्रोवाइड किया है कंक्रीट, उस ग्रेड को जो है अगर सामर्थ्य ग्रहण कर लेता है तो हम मानते हैं उस सामर्थ्य को हम अभिलाक्षणिक सामर्थ्य कहते हैं। तो कंक्रीट की जो अभिलाक्षणिक सामर्थ्य होता है, कंक्रीट की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य, अभिलाक्षणिक जो सामर्थ्य है वो क्या होना चाहिए, वो जो है 95% जांच की पुष्टि करना चाहिए, जांच की पुष्टि होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारा जो है
क्यूब है वो 95% क्या होना चाहिए, उसी सामर्थ्य पर ब्रेक करना चाहिए, अर्थात उसी सामर्थ्य पर टूटना चाहिए। तो 95% क्या होनी चाहिए, जांच की पुष्टि करना है, वही हमारा क्या कहलाएगा, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य कहलाएगा। और हमने क्या बताया भाई आपको, जो हमारी कंक्रीट होती है, कंक्रीट की संपीड़न प्रत्यास्थता की बात करें तो कंक्रीट की जो है, कंक्रीट की संपीड़न प्रत्यास्थता जो होता है वो कितना होता है, वो आपका होता है 5000 FCK। FCK क्या है, रूट में FCK है भी, ठीक है। अभिलाक्षणिक सामर्थ्य को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, FCK से भी प्रदर्शित करते हैं। ये FCK से हम क्या करते हैं, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य को प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर जो कंक्रीट की संपीड़न प्रत्यास्थता है वो 5000 रूट में FCK होता है। और क्या होता है, अगर अनमन सामर्थ्य की बात करें, फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ की बात करें, ठीक है, तो तनन प्रत्यास्थता की बात करें तो कंक्रीट की तनन प्रत्यास्थता कितना होता है भी, 0.7 रूट में FCK होता है। इस तरीके से क्या होता है, कंक्रीट तनन प्रत्यास्थता जो है वो 0.7 FCK हमको प्राप्त होता है। तो हमने देखा कि इन पॉइंटों को आपको देखिए जो है, अगर बात की जाए तो कंक्रीट में बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि अगर हम कंक्रीट के अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो हम उसकी वर्कबिलिटी बढ़ानेंगे, फिर आपका वाटर रेशियो, सीमेंट रेशियो का जो है रेशियो पढ़ाना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, हम ये मानते हैं कि आप जो है CT वाले सब्जेक्ट में आप ये सारी चीज़ें पढ़ चुके होंगे, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो भी RCC के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे जो आपके लिए ज़रूरी होंगे वो चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। बाकी चीज़ें हम आपको जब CT पढ़ाने लगेंगे तो उसमें हम सारी चीज़ें आपको समझा देंगे। तो इन पॉइंट को आप क्या करिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए हम बात कर रहे हैं, हमने जो है प्रॉपर्टीज़ की कंक्रीट हम देख लिए थे, अब हम देखेंगे रेनिफोर्समेंट की कंक्रीट। ठीक, तो रेनिफोर्समेंट में हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, हम स्टील का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए हम स्टील के बारे में जानेंगे कि स्टील की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, क्यों स्टील का हमने क्यों यूज़ किया है। ये हमने आपको बताया कि स्टील क्या है, एक डक्टाइल मटेरियल है और वो क्या होता है, अन्य मटेरियल से जो है सस्ता होता है। ठीक, और दूसरी बात आप कहें कि ये जो है रेनिफोर्समेंट और कंक्रीट का दोनों का जो है आपका एक्सपेंशन कोएफिशिएंट क्या होता है, जो है एक इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करते हैं स्टील की, तो स्टील की जो प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो स्टील की डेंसिटी कितनी होती है, स्टील की डेंसिटी जो होती है वो कितना ली जाती है, 7850 kg पर मीटर क्यूब लिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा स्टील होता है इसका घनत्व 7850 kg पर मीटर क्यूब होता है। दूसरी स्टील की बात करें तो स्टील में कौन कौन से गुण होते हैं, स्टील में जो है वो तनन सहन करने की क्षमता होती है, संपीड़न सहन करने की क्षमता होती है, कर्तन सहन करने की क्षमता होती है और साथ साथ मरोड़ करने की क्षमता। तो ये इतने जो है लोड को ये क्या कर सकती है, आसानी से बियर कर सकती है। तो आप कह सकते हैं स्टील जो है, स्टील तनन, संपीड़न, मरोड़ व कर्तन भार को सहन करता है। और क्या होता है भी, और कौन से गुण होते हैं, स्टील जो होती है, स्टील की ये क्या है, एक तन्य पदार्थ है। स्टील जो है वो डक्टाइल मटेरियल आप कह सकते हैं, तन्य पदार्थ होता है। और क्या चीज़ें होती हैं भाई, और जो है स्टील, अगर आज स्टील की बात करें तो स्टील की जो है की प्रत्यास्थता स्टील की प्रत्यास्थता गुणांक, स्टील की प्रत्यास्थता गुणांक कितना हमने आपको बताया था, 2 × 10 के पावर 5, 2 × 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, और क्या चीज़ें हैं भाई, नेक्स्ट पॉइंट, स्टील का
जो रेखीय प्रसार गुणांक है स्टील का रैखिक प्रसार गुणांक की बात करें तो ये आपका होता है 11.7 इंटू 10 के पावर -6 पर सेल्सियस। तो ये क्या होता है, रेखीय प्रसार गुणांक होता है। और हमने कंक्रीट का कितना बताया था, तो हमने कंक्रीट को आपको बताया था कि इसका रेखीय प्रसार गुणांक होता है 9.9 इंटू 10 के पावर -6 पर सेल्सियस। ठीक है, तो ये किसका है, ये कंक्रीट का रेखीय प्रसार गुणांक है। ये चीज हमने आपको बता दिया है। तो इस तरीके से हम ये समझ गए कि लगभग क्या है, ये जो है इन दोनों में से जो है एक्सप्रोक्सीमेट जो होता है ये लगभग समान होता है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, स्टील का यूज करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि स्टील में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देख लिए हैं। अब हम ये जानेंगे कि टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट कितने प्रकार का होता है। तो इसको आप जो है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके आगे हम समझेंगे कि टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट क्या होता है। टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट की बात करें तो इसमें जो है स्टील जो हम यूज करते हैं उसमें अलग अलग टाइप होते हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से टाइप होते हैं। तो पहला आपका जो होता है, पहला आपका होता है माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील। और दूसरा आपका होता है मीडियम, मीडियम टेंसियल, टेंसियल स्टील। और तीसरा आपका होता है HYSD, HYSD जिसको हम कहते हैं, इसका फुल फॉर्म कहा जाए तो ये क्या होता है आपका, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मेशन बार। तो इसको जो है मृद इस्पात, हिंदी भी जान लीजिए, आपका क्या कहते हैं, इसको मृद इस्पात कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मध्यम तनन इस्पात, मध्यम तनन इस्पात। और ये क्या होता है आपका, उच्च पराभव या उच्च सामर्थ्य प्रति अपरूपण छड़ है, अपरूपण छड़ कह सकते हैं आप, अपरूपण छड़। इस तरीके से आपका जो है तीन प्रकार के क्या होते हैं, माइल्ड स्टील होते हैं। और इसमें अगर हम माइल्ड स्टील की बात करें तो माइल्ड स्टील में जो होता है एक Fe 250 ग्रेड की स्टील उपलब्ध पाई जाती है। तो Fe 250 पाई जाती है। इसमें दो ग्रेडें होती हैं, एक आपका फर्स्ट ग्रेड होता है और दूसरा आपका सेकेंड ग्रेड होता है। तो Fe माइल्ड स्टील में दो प्रकार की जो है वो स्टील पाई जाती है, जिसमें आपका फर्स्ट ग्रेड और सेकंड किस कोड से लिया गया, Fe 250 से, Fe 250 के अंतर्गत आती हैं। इसको जो है IS कोड 432 से लिया जाता है, 432 से लिया जाता है। और इसको जो है IS कोड 1139 से लिया जाता है। ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये जो है आपका कोल्ड के लिए प्रयोग किया जाता है। कोल्ड का मतलब है जब हम क्या करते हैं, आप कह सकते हैं ठंडे क्षेत्रों में हम क्या, ठंडे कार्यों के लिए हम प्रयोग करते हैं तो हम क्या करेंगे, Fe 250 फर्स्ट ग्रेड का प्रयोग करेंगे। जब हॉट कार्य के लिए करेंगे, हॉट माने गरम, गरम चीज़ों के लिए जब हम प्रयोग करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, Fe जो है 250 सेकेंड ग्रेड का प्रयोग करते हैं। उसी तरीके से मीडियम टेंसिल स्टेट जो होती है, इसकी जो है इसकी कौन सी ग्रेड आती है, तो इसी जो है Fe 350 ग्रेड की जो है वो आपकी सरिया उपलब्ध होती है। और इस सरिये का जो है किस कोड से लिया गया है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, IS कोड 432 के अनुसार इसे भी लिया जाता है। इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए HYSD हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मेशन जो बार होती है, उसको जो है इसमें कितनी ग्रेडें होती हैं, तो इसमें आपकी 3 ग्रेडें होती हैं। Fe 415 होता है, Fe 500 होता है और Fe
412 होता है। ये जो होते हैं ये सभी जो है ये तीनों जो है वो IS कोड जो है 1739 की तरह दी जाती हैं। किससे? 1186 के अंतर्गत, 1186 के अंतर्गत क्या होते हैं, इस IS कोड को लिया गया है। और दूसरा जो है आप कह सकते हैं FE 415 और FE 500, ये दोनों ग्रेड जो होती हैं वो किसके लिए प्रयोग की जाती हैं? कोल्ड के लिए प्रयोग की जाती हैं। और FE 412 जो होती है वो हॉट के लिए प्रयोग की जाती हैं। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब आप जानते हैं कि ये जो अगर इन सभी का हमें क्या निकालना हो, अगर हमें जो है हम सभी को क्या निकालना हो, हम सभी को यील्ड स्ट्रेस निकालना हो। क्या निकालना हो? यील्ड स्ट्रेस, माना है पराभव प्रतिबल निकालना हो। तो जो इनका यील्ड स्ट्रेस होता है, माने अल्टीमेट स्ट्रेस जो होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस का मतलब है चरम प्रतिबल। तो जो ग्रेड है वही क्या है? आपका अल्टीमेट स्ट्रेस है। जैसे अल्टीमेट स्ट्रेस को हम मापते किस में है? तो हम सभी जो है एक प्रकार का स्ट्रेस है, स्ट्रेस को हम किस में नापते हैं? न्यूटन पर mm² में हम क्या करते हैं? इसको जो है मापते हैं। तो ये स्ट्रेस जो होता है, अगर इसे हम FE जो का अल्टीमेट स्ट्रेस होता है उसको हम FY से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? तो हम सभी जो है इसे FY से प्रदर्शित करते हैं। और अगर हमको क्या निकालना हो, अगर हमको जो है पराभव प्रतिबल निकालना हो, परिमिजिबल स्ट्रेस निकालना हो, तो हम क्या करते हैं? परिमिजिबल स्ट्रेस निकालने के लिए हम क्या करते हैं? F जो है जिसको हम कहते हैं FCY को अगर निकालना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं? 0.55 FI का मल्टीप्लाई कर देते हैं। माने अगर आपको परमिसिबल स्ट्रेस निकालनी है तो आप क्या करेंगे? 0.55 में FY का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा? कैरेक्टरिक स्ट्रेस या परमिसिबल स्ट्रेस हमको निकल के आएगा। माने कह सकते हैं आपका अभिलाक्षणिक सामर्थ्य निकालना हो तो आप क्या करेंगे? जो है चरम प्रतिबल में आप क्या करेंगे? 0.55 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा? हमारा अभिलाक्षणिक सामर्थ्य आ जाएगी, जिसको हम परमिसिबल स्ट्रेस कहते हैं, पराभव प्रतिबल के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी चीजें थी, 3 प्रकार की आपकी ग्रेडें थी, जिसको हमने आपको बताया कि माइल्ड स्ट्रेन, मीडियम टेंसियल स्ट्रेन और HYST बार, ये तीनों बार का हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। अब जो है हम सबसे ज्यादा किसका प्रयोग करते हैं? HYST बार का प्रयोग करते हैं। क्यों? इसको हम टोर बार के, आप ये भी ध्यान में रखेंगे, नोट पॉइंट चाहे करके लिख लेंगे, आप नोट पॉइंट लिखेंगे कि जो हमारा HYST बार होता है इसे हम टोर बार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टोर बार के नाम से भी जानते हैं। और किस नाम से जानते हैं? TMT सरिया के नाम से भी जानते हैं, जिसको TMT का फुल फॉर्म क्या होता है? टेंसियल मैकेनिकली ट्रेडेड बार होती है जो है। अब इसमें हम देखते हैं कि आप जो है इन सभी में क्या करते हैं? स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम खींच देते हैं। तो आइए समझते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम आप किस तरीके से खींचते हैं। ये जो है यहाँ पर अब वाई एक्सिस पे क्या होगा हमारा? ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारी एक्स एक्सिस है। और यहाँ पे हमारा क्या होता है? स्ट्रेस होता है। और यहाँ पे क्या होता है? हमारा स्ट्रेन होता है। तो हम क्या करते हैं? एक ही साथ में सबको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे अगर आपसे कहा जाए तो यहाँ पर आपका 0 स्ट्रेस था, यहाँ पर आपका कितना था? 100 था, यहाँ पर 200 कह सकते हैं आपका, यहाँ पे 300, यहाँ पे आपका 400, यहाँ पर कितना आपका? 500। इस तरीके से हमने ले लिया। ये किसकी वैल्यू है? FY की वैल्यू है। स्ट्रेन की बात करते हैं तो इसमें स्ट्रेन का मान आता है, यहाँ पे आपका हम कह सकते हैं ये आपका 0.001 था, यहाँ पे क्या है आपका? 0.002 है, और यहाँ पे 0.003 है, 0.004 है, 0.005 है। इस तरीके से हमारा स्ट्रेन क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। अगर हम स्ट्रेस और स्ट्रेन में डायग्राम खींचते हैं तो देखिए होगा क्या? FY 250 के लिए अगर हम खींचते हैं तो ये क्या होता है? यहाँ पर ये आपका 250 यहीं कहीं होगा, क्योंकि 200 और 300 के बीच में होगा। तो इसका अगर हम डायग्राम खींचते हैं तो इस तरीके से ये पहले क्या करता है? स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों क्या करते हैं? साथ में बढ़ते हैं, ठीक है। और जैसे ही वो 250 पहुंचता है वो क्या करता है? इस तरीके से आपका
इस तरीके से आपका ग्राफ चला जाता है। माने ये क्या है, ये जो स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम Fe 250, अगर हम Fe 350 खींचेंगे तब कैसे खींचेंगे, यहाँ पे क्या होता है आपका 300 और 400 के बीच में, तो यहाँ क्या होगा आपका 350 होगा। तो ये किसकी वैल्यू है, ये जो हमारा स्ट्रेस है हमने कहा ये आपकी Fy की वैल्यू है, माने यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू है, अर्थात आप कह सकते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस है। तो यहाँ पर क्या होता है 350 के लिए अगर आपका डायग्राम जाएगा तो इस तरीके से होता हुआ जाएगा, कहाँ तक जाएगा 350 तक। उसके बाद फिर क्या होगा, ये इस तरीके से आपका ग्राफ मिलेगा। ये किसके लिए है, Fe 350 के लिए है, ठीक है। और तीसरा जो है अगर बात की जाए Fe 412 या 500 के लिए, तो HYST का हम केवल एक ही खींच रहे हैं, Fe 500 खींच रहे हैं, इससे आप समझ जाएंगे। तो Fe 500 का क्या होता है आपका इस तरीके से ग्राफ जाता है। तो यहाँ पर Fe 500, तो तीनों अगर हम स्ट्रेस डायग्राम देखते हैं तो हमें क्या समझ में आता है कि ये 0.002 का जब स्ट्रेन उत्पन्न हो जाता है, अगर हम इसको मिलाते हैं तो आप क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो स्ट्रेस जो होता है अगर Fe 250 तक क्या करता है, लोड को बियर करता है। अगर हम Fe 250 करते हैं तो ये क्या करता है 250 स्ट्रेस तक बियर करता, उससे ज़्यादा अगर हम स्ट्रेस आता है तो वो क्या करता है, अचानक जो है वो आप कह सकते हैं किस कंडीशन में जा रहा है, ये यहाँ पे आपका जो है ब्रेकिंग पॉइंट, ये हमारा क्या होता है, तो ये हमारा जो होता है ये हमारा क्या होता है ब्रेकिंग पॉइंट होता है। तो इससे जो है अगर हम जाते हैं तो हमारा क्या होता है ब्रेक हो जाता है, माने जो स्टील होगा वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन अगर हम Fe 415 वाला देखें या Fe 500 देखें तो Fe 500 में क्या हो रहा है, आप देखोगे स्ट्रेस डायग्राम क्या होगा, बढ़ता हुआ चला जाता है। माने कहने का मतलब है अगर हम स्ट्रेस को बढ़ाएंगे, स्ट्रेस को अगर हम बढ़ाएंगे तो इसमें स्ट्रेन क्या होता है, अचानक जो है वो डैमेज नहीं होता है, वो डैमेज क्या होता है धीरे धीरे होकर तब जैसे जैसे स्ट्रेन का मान बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे जो है स्ट्रेस का वो बियर करने की क्षमता अधिक होती है, वो अचानक जो है वो डैमेज नहीं होता है। जबकि Fe 250 और Fe 350 क्या हो जाते हैं, अचानक सडनली क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं जो है अभी Fe 250 का प्रयोग, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन में हम डायग्राम हमने देख लिया कि जो स्टील बार होते हैं उन कौन कौन से टाइप होते हैं और उनका स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम किस तरीके से खींचा जाता है। अब हम क्या करेंगे रेनफोर्समेंट शेप के बारे में जान लेंगे कि रेनफोर्समेंट में कौन कौन से जो है शेप होना चाहिए, जो हम जो है सरिया का प्रयोग करते हैं उस सरिया का शेप क्या होना चाहिए, ठीक है। तो आइए जानते हैं। तो हम देखते हैं सेफ ऑफ रेनफोर्समेंट क्या होता है। तो सेफ ऑफ रेनफोर्समेंट हम सबसे पहले जानते हैं कि जो हमारी जो सरिया होती है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। तो सरिया को आपने देखा होगा, जो सरिया का आकार होता है वो हमेशा किस तरीके से होता है, इस तरीके से आपका सर्कल फॉर्म में होता है, ठीक है। अर्थात आप कह सकते हैं बेलनाकार के रूप में इस तरीके से सरिया होती है, गोलाकार छड़ें होती हैं। तो हमारी लग गोलाकार छड़ी ही क्यों बनाएगी, आप कह सकते हैं इसको ट्रिंगल के फॉर्म में भी बना सकते हैं, हम जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी हम क्या कर सकते हैं सरिये का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। होता क्या है कि जब हम क्या करते हैं ट्रिंगल के फॉर्म में यूज करते हैं या रेक्टेंगुलर के फॉर्म में यूज करते हैं या स्क्वायर के फॉर्म में हम यूज करते हैं, तो उसका जो है शेप, उसकी जो बॉन्ड होती है कंक्रीट के साथ हमारी क्या होनी चाहिए बॉन्ड। हम जो है स्टील जब प्रोवाइड करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि कंक्रीट के साथ उसका बॉन्ड अच्छी तरीके से बना रहे। अगर हम आप ही को दें, हम क्या करें एक ट्रिंगल छड़े आपको जो है वो प्रोवाइड कर दें, इस तरीके से स्क्वायर जो है शेप की एक छड़े प्रोवाइड करें, अगर हम आपको दे देते हैं और आपको पकड़ने के लिए आपसे कहते हैं तो आप क्या करेंगे, जो गोलाकार की छड़ होगी उसको आप बड़े मजबूती के साथ पकड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी जो है एज अर्थात किनारा नहीं है, ठीक है। इससे क्या कर देंगे आप आसानी से बहुत ही मजबूती के साथ आप उसको पकड़ के रखेंगे। वहीं अगर आपको स्क्वायर शेप में दिया जाए, रेक्टेंगुलर शेप में दिया जाए तो उसमें क्या होती है कि आपकी पकड़ कम हो जाती है। तो हम क्या करते हैं पकड़ को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, इसको जो है वो गोलाकार राउंडेड शेप दिया। तो आपको बात समझ में हो गई कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि हम राउंडेड शेप क्यों देते हैं। सबको समझ में आ गया? चलिए
अब हम बात करते हैं, आपको समझ में आ गया कि गोलाकार छड़ें देती हैं, तो ये मार्केट में कितनी लेंथ की बात कर लेते हैं। लेंथ में क्या होती है कि जो हमारी सरिया होती है वो कितने मैक्सिमम उसकी लेंथ कितनी होती है, तो मैक्सिमम अगर आप मार्केट में जाते हैं तो मैक्सिमम 13 मीटर की सरिया उपलब्ध होती है। कितनी मीटर की? 13 मीटर की सरिया आपको जो है मार्केट में अवेलेबल होती है, इससे बड़ी सरिया आपको नहीं मिलेगी। अगर डायमीटर की बात करते हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम लंबाई की बात हमने कर ली, कितने, इसको आप लिखते भी जाइए। जो हमारा छड़ें होती हैं, आप कह सकते हैं रेनिफोर्समेंट का आकार किस प्रकार होना चाहिए, गोलाकार होना चाहिए। तो ये आपका आप कह सकते हैं रेनिफोर्समेंट का आकार क्या होना चाहिए, इसको आप जो है इरेज कर। रेनिफोर्समेंट का आकार क्या होना चाहिए, गोलाकार होना चाहिए, गोलाकार होना चाहिए। दूसरी बात आप क्या करेंगे, दूसरा जो है रेनिफोर्समेंट की लंबाई, आप कह सकते हैं छड़ की लंबाई कितनी होनी चाहिए, छड़ की अधिकतम लंबाई 13 मीटर होती है। छड़ की अधिकतम लंबाई कितनी होती है, 13 मीटर होती है। और नेक्स्ट चीजें समझते हैं, सरिया का जो व्यास होता है वो क्या होता है आपका 8 mm से अधिक होता है। कितने mm से, 8 mm से अधिक होता है। और मैक्सिमम कितने mm तक होता है, 50 mm तक होता है। हमेशा वो क्या होता है, आप कह सकते हैं 8, 10, 12, 14 इस तरीके से क्या होती हैं सरिया जो है अवेलेबल होती हैं। ठीक, छड़ का न्यूनतम व्यास 8 mm होता है, और इसी में जोड़ दे रहे हैं, और अधिकतम व्यास कितना होता है, 50 mm। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या होता है, अगर हम सरिया की जो बात करें तो वो दो तरीके से आती हैं। एक आपका आता है डिफॉर्मेशन बार, दूसरा आता है ट्विस्ट बार। डिफॉर्मेशन बार क्या होती है, जिसको हम विरूपित छड़ें कहते हैं। देखिए दो तरीके का होता है, एक आपका होता है विरूपित छड़, दूसरा क्या होता है आपका ट्विस्ट बार होता है, जिसको आप कह सकते हैं ऐठी हुई छड़ें। इसके पहले हम किसका यूज करते थे, सादे छड़ों का यूज करते थे, जिसको हम प्लेन बार कहते हैं। सादा छड़ें आप कह सकते हैं, सादा छड़ें। अब इसको समझ लेते हैं, जो सरिया हम यूज करते हैं, देखिए जैसे ये सरिया हम यूज प्लेन होती हैं, बिल्कुल कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं बना होता है। दूसरे में क्या होता है, ट्विस्ट बार में जब हम सरिया करते हैं तो उसके सरफेस पे क्या होती है, इस तरीके से ऐठन बना होता है। जैसे अगर हम बात करें तो पहले अगर सादा छड़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं, प्लेन होती हैं इस तरीके से। और अगर हम बात करें जो है विरूपित छड़ें किस तरीके से होती हैं, तो विरूपित छड़ें जो होती हैं इसके सरफेस पे इस तरीके से आपका बना हुआ होता है। ठीक, और ऐठी हुई छड़े में हम क्या करते हैं, दो पतली छड़ों माने आप कह सकते हैं दो पतली वायरों को हम क्या करते हैं आपस में जोड़ देते हैं। जब इस तरीके से हम आपस में क्या करते हैं, जोड़कर जो है बनाते हैं, तो ये क्या होगी आपकी ऐठी छड़ें, ये सादा छड़ें, और ये आपकी विरूपित छड़ें। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि पहले हम क्या करते थे, सादा छड़ों का प्रयोग करते थे, फिर बाद में हम लोगों ने क्या किया, उसको जो है डिफॉर्मेशन बार का यूज करते हैं। अब जो है हम किसका प्रयोग करते हैं, ट्विस्ट बार। तो वर्तमान समय में जो है आपका कह सकते हैं डिफॉर्मेशन बार और ऐठी हुई छड़ों का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक, इसको आप समझ गए होंगे। तो इतनी सारी चीज़ें जो है आपके वो फर्स्ट चैप्टर में थी, जिसको हमने लगभग जो है कंप्लीट कर दिया है। तो इसको आप लोग जो है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर जो है आरसीसी का था एक इंट्रो के रूप में। तो इसे आप लोग जो है देखिएगा और बताइएगा किस प्रकार जो है आपको वीडियो कैसा लगा, उसको कमेंट बॉक्स में आप जो है ज़रूर कमेंट करिएगा। और इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक जो है लोगों के पास शेयर करिए, जिससे क्या हो कि सभी बच्चे जो है वो हमसे जुड़ सकें। ठीक है।